तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबी निज़ाम में आखिरकार तब्दीली आ गई है, लेकिन ये तब्दीली किस तरह से आई है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो कानून है वो आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया गया, लेकिन किस तरह से? कुछ अरकान ने कहा हुकूमत के अपने कि हम आए नहीं, हमें लाए गए हैं। बहुत से MNAs ने शिकायत की, ऑन द रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, लेकिन सबके सामने है कि जी हम पे दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, फोन कॉल्स हमें करवाई गई। तो ये किस तरह से आज इंतखाबी निज़ाम में तब्दील लाई गई? एक तो ये बुनियादी सवाल। दूसरा, जो आज पार्लियामान में सब कुछ होता रहा, जिस तरह का हंगामा हुआ और जो अपोजिशन की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया कि जी आपने यकतरफा कानून साजी की है, बुलडोज करके हुकूमत ने कानून साजी की है, फिर उसके बाद अपोजिशन वॉकआउट करके चली जाती है, जिसके बाद हुकूमत को खुला मैदान मिल जाता है कि वो ऐवान में तमाम तर कानून साजी कर ले। इससे दो तीन बड़े बुनियादी सवाल पैदा हो जाते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, या जैसा कि अपोजिशन ने कहा ईवल विशियस मशीन है? अब ये EVM इसका कानून तो पास हो गया है, क्या अगले इंतखाबात में इस्तेमाल भी होगी? और जो आज हुआ है पार्लियामान में, जिस तरह का हंगामा हुआ है, हल्लड़बाजी हुई है, जो अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने आया है, क्या आइंदा इंतखाबात अगर वो EVM के जरिए होते हैं, क्या वो आज के दिन से ही मुतनाज़िया नहीं हो गए? ये एक बड़ा अहम सवाल है। अपोजिशन ने कह दिया कि वो जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस तमाम तर कानून साजी के खिलाफ, खासतौर पे जो EVM की है और जो कुलभूषण जाधव को अपोजिशन के मुताबिक NRO दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल उठता है कि क्या अपोजिशन वाकई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकती है? क्या पार्लियामान में जो बिल पास होते हैं उन्हें कोई इंडेमनिटी हासिल नहीं होती? क्या उन मामलात को जो पार्लियामान में कानून साजी है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक नहीं है? हुकूमत ये कहती है कि उसने आज EVM और ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देके एक बहुत बड़ी इस्लाहात का संगे बुनियाद रख दिया है और बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी हासिल की है। क्या पाकिस्तान में वाकई जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है, इंतखाबी निज़ाम धांधली से पाक हो जाएगा? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 100 बिस्मिल्लाह, 1970 से लेके आज तक कोई इंतखाबात भी धांधली से पाक नहीं कहलवाए गए। लेकिन क्या अगला इलेक्शन जिसकी मुद्दत 2023 है, अगर वो अपनी आईनी मुद्दत में होते हैं तो क्या पाकिस्तान का सबसे पहला शफाफ इलेक्शन होगा, या पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला इंतहाई खूनी और इंतहाई धांधली ज़दा, इंतहाई खराबी का इलेक्शन होगा? ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। इन्हीं सवालात के जवाब लेते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज आवान साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं सेनेटर आजिज धामरा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अली नवाज अवान साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पास करवाई है आपने, या आज ईवल विशियस मशीन? और जिस तरह से आज ये कानून साजी हुई है, अपोजिशन का वॉकआउट, उससे पहले जो सारा हंगामा, आप नहीं समझते कि आपके इस कानून साजी की वजह से अगले इंतखाबात जब भी होते हैं वो आज से मुतनासिया हो गए? आज चले एक चीज़ बहुत बड़ी EVM हुई है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज पाकिस्तान इसको वोटिंग राइट मिला है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एंटी रेप अमेंडमेंट आई है, मुस्लिम फैमिली लॉज आए हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर काम हुआ है, जेंडर पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बिल्स पास हुए हैं, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग पे काम हुआ है। सेंसस कितना बड़ा इशू है, आप देखें ना कि सेंसस आपका एक होता है 1997 का, उस पर क्वेश्चन उठते हैं, फिर 2017 में होता है, बहुत सारे हमारे सूबे में बहुत सारी पार्टियां उसके ऊपर इतराज़ात उठाती हैं। हाँ। और वो भी टेम्परेरी तौर पे अप्रूव होता है ताकि आगे काम हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी पास हो गया, उसे मंजूर कर लिया गया और अगले इंशाल्लाह कुछ महीनों के अंदर नया सेंसस हो जाएगा और जिसमें जितनी आवाज़ें उठ रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़े काम हुए। अब EVM पे आ जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि 1970 से लेके आज तक इलेक्शंस रिग होते रहे। कभी वो मैजिक इंक आ जाती थी, कभी वो RO का इलेक्शन
इलेक्शन बन जाता था, कभी आरटीएस का इलेक्शन हो जाता था। हम उस कमेटी का हिस्सा थे, हमने बाइकआउट नहीं किया था। हमने उस वक्त भी कहा था कि ईवीएम लेके आओ, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोटिंग राइट दो, पर इन्होंने नहीं दिया। अब हमारी हुकूमत आई है, हमारा वादा था और हमने वो पूरा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, इस तरीके ने आइंदा इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बना दिया। देखिए मुतनाज़ा क्या होता है, मुतनाज़ा कैसे बिल्कुल जाए, उसका राइट है। मैं ये कह रहा हूँ, तो यूसुफ रजा गिलानी की दफा भी जा रही थी। देखिए आपने करना क्या है, आप ये समझते हैं कि मुतनाज़ा नहीं होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, हर एक की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यही है ना सबसे मंतक। मुझे बताएं कि जब हमने कहा कि शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इलेक्शंस करा दें, क्यों नहीं कराया गया? हमारा क्या मसला था? शो ऑफ हैंड के जरिए होते कोई चीज मुतनाज़ा रहती? ऑपोजिशन चाहती है कि इलेक्शन मुतनाज़ा रहा। उस वक्त भी आपके बंदे पूरे नहीं थे, हम कह रहे थे कि वोटिंग राइट, शो ऑफ हैंड चाहते थे। हम चाहते, अभी भी आपके बंदे पूरे नहीं थे, जिस तरह से बंदे आपके लाए गए हैं। और उसके रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स क्या है? सवाई यूसुफ रजा गिलानी की सीट के अलावा हमने 28 सीटें ली। आज चेयरमैन सेनेट हमारा है, तो हमारे बंदे नहीं थे। खुदारा देखिए, हम थोड़ा बड़े हैं इससे। हम ये चाह रहे हैं कि चाहे हम हार जाते हैं, लेट्स सपोज हम हार जाते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। हम वो पार्टी है ना जिसने पैसे लिए 20 MPs निकाल दिए, इनमें से किसी ने आज तक एक बंदा भी निकाला है? उन्होंने कहा कि अदम एतमाद करते हैं चेयरमैन सेनेट पे, उल्टा पड़ गया। क्या उन्होंने बंदे निकाले? इसके ऊपर उन्होंने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की, इनके बंदे नहीं निकले। क्या इन्होंने बंदे निकाले? इल्जाम तो ये सारे लगाते हैं। वहां से वे फॉरवर्ड कौन देता है? ईवीएम एक वे फॉरवर्ड है, मसाइल इसमें भी आएंगे। खरीदा ये नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि होने चाहिए। हमारे अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, सबसे पहले उस पर होना चाहिए, मॉक इलेक्शंस होने चाहिए, बाहर के इलेक्शंस उनके ऊपर होना चाहिए, लोगों का एतमाद हो। देखिए 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को हमने थम इंप्रेशन के जरिए एहसास के 12 से 34 लेकिन ऑपोजिशन ने तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया ना। आप चाहे असेंबली इलेक्शन में करें, जो कि आपकी अच्छी तजवीज है, बार इलेक्शंस में करें, मॉक इलेक्शंस करें, बट ऑपोजिशन तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। बिल्कुल जाए, उनका राइट है ना खरीदा, मैं तो नहीं उनको रोक सकता आप सुप्रीम कोर्ट ना जाए, बिल्कुल जाए। वो तो ये भी कह रहे थे पिछले हफ्ते कि दोबारा ये इजलास होगा नहीं, ज्वाइंट सेशन। वो तो ये भी कह रहे थे इनके पास बंदे आपके पूरे थे नहीं। कल भी आपकी मेरी बात हो रही थी, मैंने आपसे गुजारिश की थी, बंदे आपके पूरे नहीं। और मैंने आपने क्या कहा था, पूरी बात बता दें। और आपने कहा था बिल पास नहीं होंगे, और मैंने आपको कल यही कहा था बिल पास हो जाएंगे। तो फिर मैं यही बात कर, जिस तरह से आपके पूरे हुए हैं, आपके अपने लोग कह रहे हैं हम आए नहीं, हम लाए गए। ये ना इतनी वो बड़ी माइन्यूट और बड़ी मतलब सतही बात हो जाती है ना। देखिए बड़ा कैनवस क्या है? बड़ा कैनवस ये है कि पाकिस्तान में नहीं, आपके अपने लोगों पे प्रेशर अगर डल रहा है तो ये छोटी बात है, और वो खुद एडमिट कर रहे हैं। खरीदा एडमिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इन द एंड रिजल्ट क्या है? लेजिस्लेशंस होंगी। इमरान खान के लिए लेजिस्लेशन नहीं, एंटी रेप इमरान खान के लिए नहीं है, ये हमारी खवातीन के लिए जिनके साथ ज्यादती है और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था जाने के लिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो बच्चों के साथ होता है, उसके ऊपर इमरान खान साहब को कुछ नहीं था, हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए। इस्लामाबाद का रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट बना है, इस्लामाबाद लोगों को तहफुजात इन बिल्स पे नहीं थे, ईवीएम पे थे। नहीं, फिर ये बात करूं, आज आपके सामने वोटिंग हो गई है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जितनी मर्जी निकाल लें। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट क्या है? हमने जो इस्लाहात का वादा किया था, आज हमने वो पूरा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल फिर भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए एक जमाने में आप पीटीसी फोन यूज किया करते थे, और आज आप मोबाइल, आप कह देती मैं पीटीसी यूज करूंगी, मोबाइल नहीं लूंगी। दुनिया ने तो मोबाइल पर चली गई हुई ना। आज इंडिया की 1.25 अरब जो आबादी है, उसके ऊपर ईवीएम पे इलेक्शन होता है। कनाडा, ब्राजील, एस्टोनिया, लास्ट इराक के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। तो क्या हम कहें? देखिए, और फिर तरह में महकूम सोच से निकलना खरीदा। मसाइल ये है कि हम ये कहते हैं उधर फेल हो गई, इधर फेल, हम नहीं कर सकते। इस पाकिस्तान में हमने कोविड के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन ला के पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाया है। हमें इससे आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चले मैं जरा अपोजिशन की तरफ चली जाऊं। जनरल अब्दुल कयूम साहब, ईवीएम तो पास हो गया, अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जो भी उसकी सुनवाई होती, लेकिन पहले आज का जरा हिसाब किताब कर लिया जाए। ऑपोजिशन के, हुकूमत के अगर बंदे जबरदस्ती लाए गए हैं, आए नहीं लाए गए हैं, तो ऑपोजिशन के अपने बंदे कहां थे? ऑपोजिशन के 9 लोग क्यों वहां से गैर हाजिर थे? और आप लोगों ने वॉकआउट करके बिल्कुल हुकूमत को जो है एक ओपन फील्ड दे दी कि जी आए आप करवा लें कानून साजी ईवीएम की। जनरल साहब देखें, जो तो लोग नहीं थे उनका तो आई एम श्योर कि चेक होगा। मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं जी आ रही है जनरल साहब, आप कहिए। अच्छा, दूसरा मैं देखे थोड़ा सा मैं बुनियाद ये बताना चाहता हूं कि ये जो पार्लियामेंट है ना, इसमें नेशनल असेंबली में जब एक बिल पास होता है या तो वो आता है सेनेट के अंदर जी, और इसलिए सेनेट में आता है कि नेशनल असेंबली में शायद एक जमात जो है
وہ پنجاب کی ہو اور پورے ملک سے وہ میجارٹی لے گئی ہو یا سندھ کی ہو یا بلوچستان کی ہو تو سینٹ کے اندر ساری جماعتوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے. اس میں اگر وہ آئی ایم شیور جو پبلک کی انٹرسٹ کے ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کہیں کوئی ریکمنڈیشن ہو تو وہ دیتے ہیں تو اس کا اصول یہ ہے وہ دوبارہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے, اس میں اس کو امینڈمنٹ کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ آتا ہے. لیکن ایکسٹریم سچویشن کے اندر جہاں حکومت ایڈامنٹ ہو کہ اس کو ضرور کرانا ہے تو وہ جوائنٹ سیشن میں لے کے جانے کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی میں 200 سے زیادہ ممبر ہیں اور ان کے پیچھے رفلی 2.5 سے 3 کروڑ عوام ہے. حکومت وقت کے ووٹ جو ہیں وہ 1 کروڑ 69 لاکھ ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ آج جو کچھ ہوا اس میں آپ نے ان 3 کروڑ ووٹوں کی بھی توہین ہے, سینٹ کی بھی توہین ہے بیکاز آپ نے اس کے انڈرمائن کیا ہے اس کی اتھارٹی کو. اور پھر آپ نے ایک ایسی دیر پا قوانین کو اگر اجلت میں آپ پاس کریں گے تو کل تک جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کورٹ میں چلے جائیں گے یا کوئی نئی حکومت آئے گی تو اس کو بدل دے گی بیکاز جب تک کنسنسس سے یہ چیزیں نہ ہوں, جیسے 73 کا آئین مارشل لا بھی لگے تو بدلا نہیں, اس لیے کہ کنسنسس سے اور آئندہ کنسنسس سے ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی جو دور رس چیزیں ہیں یہ میرے خیال ہے کنسنسس سے ہونی چاہیے تھی. تو یہ جو آپ نے طریقے پہ کوشچن کیا وہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ یہ جو طریقہ آیا گیا انپریسیڈنٹڈ لیجسلیشن 31 یا 33 آپ بلز کی ہوئی, ان میں کچھ بل اچھے بھی ہیں فار شور اینڈ آئی ایم شور کہ مطلب ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو آگے چلنا چاہیے اور ہمیں کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ووٹرز ہیں مثلا 9 ملین اوورسیز ہیں, ان میں سے آدھے تقریباً سعودی عربیہ اور جی سی سی میں رہتے ہیں جہاں آپ نہ پولیٹیکل ریلی کر سکتے ہیں نہ کنوینسنگ کر سکتے ہیں نہ کچھ ان کا وہ ہو سکتا ہے. تو یہ پرابلمز ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہے. اسی طرح ای وی ایم کا ہے کہ بہت سی دنیا پوری میں تقریباً 9 ملکوں میں چل رہا ہے, باقی 8 نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ پلڈ ایکٹ کی اسٹڈی کہہ رہی ہے اور 6 ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک کہ یہ اس طرح اجلت میں جس طریقے سے کیا گیا دس واز ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. سینٹ راجز ہمراہ صاحب, ایک تو اپوزیشن کے اپنے بندے کدھر تھے, حکومت کے بھی تھوڑے سے کم تھے, اور بلاول بھٹو نے تو کہا وہ ایک انہوں نے رول بھی کوٹ کیا, وہ میں آپ سے بھی سوال کروں گی کہ آپ کو 222 ہونے چاہیے تھے بندے, بلاول بھٹو کے مطابق 221 آپ کے ووٹ ملے ہیں. لیکن عاجز دھامرا صاحب اپوزیشن کے اپنے بندے کدھر گئے؟ نمبر 1 آپ کے 9 سے 10 ممبر جو ہیں وہ غائب تھے. نمبر 2 آپ لوگ سپریم کورٹ میں کیسے لے کے جائیں گے؟ جو سینٹ میں آپ شو آف ہینڈ کروانا چاہ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, جب سپریم کورٹ میں گئی تھی سپریم کورٹ نے واپس وہ ریفر کر دیا تھا پارلیمان کو کہ جی یہ فورم جو ہے اس کا پارلیمان ہی ہے. تو آپ لوگ کس بنیاد پہ جو ایک جوائنٹ سٹنگ پہ جوائنٹ سیشن میں جو ایک بل منظور ہوا ہے جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کا حق ہے, وہ کس طرح آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ عاجز دھامرا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سب سے بلیک ڈے تھا, اور اس چیٹر حکومت نے جس طرح چیٹنگ کی ہے آج پارلیمنٹ کے ساتھ, آج پاکستان میں پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کرنے والے وہ تمام سیاسی کارکنان جن کا تعلق اب وہ پارلیمنٹ سے ہے یا پارلیمنٹ سے باہر سے ہے, وہ سیاسی کارکن جنہوں نے اس نظام کے لیے بہت بڑی قربانی دی وہ کبھی پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں بنے, آج ان سب کے لیے ایک بلیک ڈے کے طور پر ہے. اور ان حکمرانوں کے لیے اس طرح بھونڈی حرکت سے یہ بل پاس کرانے کے لیے اور کوئی طریقہ تھا بھی نہیں. ان کو ایک انٹرسٹ تھا, وہ صرف الیکٹرانک ووٹر مشین کا تھا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے قوم کو سونامی مہنگائی کی سونامی میں ڈبو کے رکھ دیا ہے, سانس نکال دی ہے اس قوم کی, اور مزید پیٹرول بڑھے گا. ان کے وزیر داخلہ بھی خزانہ بھی کہہ رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ شب خون جو انہوں نے رات گئے تک مارا ہے, تو انہوں نے قوم کے ساتھ جو حالت زار کی ہوئی ہے ان کو یہ سوٹ کرتا تھا ایسی قانون سازی. اور دوسری بات, عامر لیاقت حسین نے یہ جو ہم اور آپ پروگرام کر رہے ہیں ان سے پہلے ہی یہ بات کر دی, یہ میں الزام نہیں لگا رہا, ان کو میڈیا کوٹ کر رہی ہے کہ وہ لائے گئے ہیں اور ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی فرمائشیں پورے کی گئی ہوں گی, کن کو دھمکی دے کے لایا گیا ہوگا, آپ کی تمام جماعتیں جو اتحادی تھی وہ ناراض تھی ان کو راضی کیا گیا ہو گیا. بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار ابھی بھی, میں تو ان بل کو مانتا ہی نہیں ہوں قانونی طور پر, آئینی طور پر کہ یہ بل منظور ہوئے ہیں, کیونکہ اسپیکر نے آج جس طرح اپنے کردار کو کنٹروورشل کیا ہے تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی. یہ اپوزیشن کی بات نہیں ہے. آج کے دن کو جب ہم 20 سال کے بعد یاد کریں گے جوائنٹ سٹنگ پہ,
और स्पीकर जिस कुर्सी पे जो बैठा हुआ था, पीटीआई का एक्टिव वर्कर के तौर पर जो बैठा हुआ था, अपोजिशन कह रही है कि आप डिसीजन करें, आप जिन्हें ये अपोजिशन का राइट है कि उसको मुतमिन करना है कि गवर्नमेंट को इतने वोट मिले, अपोजिशन को इतने वोट मिले। ये गवर्नमेंट के बिल थे, इनको जो अददी हवाले से जो क्वांटिटी थी वो गवर्नमेंट को पूरी करनी थी। अभी अली नवाज साहब ने बड़ी लिस्टें गिनवाई हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मेरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि पीटीसीएल फोन से मोबाइल फोन आ गई है, मगर वो भी ऑप्शन के तौर पर है। जो लोग आज भी पीटीसीएल पे डिपेंड करते हैं, उनके घरों में आज भी पीटीसीएल है। मगर बात यह है कि आपको एक तरीकेकार, और जो चीटिंग की है आपने वोटिंग में, जो आप माफिया की हुकूमत बने हुए थे, आज आपने साबित किया कि आपको दो इंटरेस्ट थे, कलभूषण का और आपको ये वोटर मशीन का। इस तरह मुल्क में आने वाली हुकूमत से पहले ही डाका डाला गया। 1 साल पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिलगित में जो वोट पे डाका पड़ा था, एक स्लोगन लगा था वहां से, मेरे वोट पे डाका ना मंजूर। आज पार्लियामेंट से भी ये नारा लगा है और आइंदा इलेक्शन तक ये चलेगा। और अगर आपने ये अपनी डगर से नहीं उतरे तो मेरे वोट पे डाका ना मंजूर का नारा लगाने वाली ये कौम, इनके हाथ आपके गिरेबान में होंगे। और आपने आज जिस चीटिंग का मुजाहरा किया है कि आपके पास नंबर भी नहीं थे, और मैं ना मानूं की बात कहते हुए स्पीकर ने आज जिस तरह पीटीआई के एक कारकुन के नाते काम किया आपके लिए, तारीख माफ नहीं करेगी। धामरा साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में आपका जो मामला है वो ले जाने का, अच्छा, इस पे को चैलेंज किया जाएगा, तरीकाकार को। अच्छा, इस पे ब्रेक के बाद, आज भी कहती है, इस पे ब्रेक के बाद आके सवाल करते हैं तफसील के साथ, आपका भी जनरल साहब का जवाब देती हूँ। लेकिन एक तो अगले इंतखाबात के इनेकाद पे सवाल निशान, तनाज़ा आज से खड़ा हो गया। दूसरा, आज ही गिनती, उसमें धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, तो 2023 की गिनती तो बहुत दूर पड़ी हुई है। आज भी वो कह रहे हैं आपकी गिनती पूरी नहीं थी, और ये कोट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के, जी जब कोई बिल ज्वाइंट सेशन में पास होता है तो जो दोनों हाउसेस की मेंबरशिप है उसका मेजॉरिटी वोट होना चाहिए। इसके मुताबिक आपके पास 222 होने चाहिए थे, बिलावल भुट्टो कहते हैं, जबकि आपके 221 वोट थे। तो वो कह रहे हैं कि आपकी सारी कानून साजी ठप। ठीक, चलें, वो उनका राइट है, उनका कहना। पहले मैं धामरा साहब की बात कर लूं। 13 साल से सिंध के अंदर हैं, 13 साल हो गए। नहीं, सिंध का जवाब बाद में लेंगे, पहले जरा गिनती का जवाब दे देना कि गिनती पे धांधली का इल्जाम लगा। वो ब्याह हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने आज सेल टैक्स 0% कर दिया हुआ। आप जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल पे, जो 52% पिछली गवर्नमेंटें लेती थी, 0% सेल टैक्स कर दिया हुआ। आज भी जो आटा है जो सिंध के अंदर है वो सुनते हैं महंगा क्यों? आप इंटरनेशनल प्राइसेस उसकी $85 पे चली गई। $85 पिछले साल से बरकरार है। नहीं, बरकरार नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा खरीदा, इतना होमवर्क कर लीजिएगा कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, सुनते जाते हैं धामरा साहब, थोड़ा सुकून लेते हैं ना जिंदगी में, एक एक करके बोलते हैं। तो मेहरबानी आपकी। $35 से $45 के अंदर वेरी कर रहा था जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई थी। हमारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये $85 पे चला गया हुआ है। आज $85 के ऊपर जो सेल टैक्स और पेट्रोलियम लेवी होती है, हमने उसके ऊपर सेल टैक्स 0 कर दिया, जो हम मैक्सिमम कर सकते थे। उसके बाद आपने बात की महंगाई है, सिंध में इनकी गवर्नमेंट है 250। मैंने महंगाई का सवाल नहीं किया। नहीं, वो धामरा साहब ने किया था। अगर आप नहीं चाहती तो मैं वो जवाब नहीं देता। महंगाई की बात करते हैं ना, आज ईवीएम बड़ा इशू है। मैं आज की गिनती की धांधली का, अच्छा, आपने इसको जजमेंटल कॉल दे दी इसके ऊपर। इसके आप जो आपने कोड किया है, रूल्स ऑफ बिजनेस है, इसके ऊपर आप लॉ जरा पढ़ लीजिएगा। और लॉ जो कहता है, उसमें एग्जैक्ट मुझे आर्टिकल नहीं है, वो उस वक्त कोट किया गया। अगर आपके पास थोड़ा पढ़ा होगा आज की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसके अंदर स्पीकर साहब ने, फरोग नसीम ने, बाबर आवान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि जो लॉ क्या कहता है, उस लॉ के तहत हमारे नंबर्स पूरे थे। अगर फिर भी इनको शक है तो बिल्कुल जाए सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्या हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे जाए कि नहीं जाए? अगर आप समझते हैं नहीं जाना चाहिए, आप चले जाएं। आप नून और पीपल्स पार्टी का तो अपना बहुत मसला है। जब इन्होंने बाप के 4 वोट लेके यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया था तो नून लीग कहती थी इन लोगों ने धांधली की है। ये तरीका का ठीक नहीं है, हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। खैर, इनका आपस का मसला है ये। और आज मेरा ख्याल है धामरा साहब को तो ये क्वेश्चन करना चाहिए था शाहिद खाकान अब्बासी से, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं, कि मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान के अंदर क्या किया। वो बाप के असीर हो गए बलूचिस्तान के अंदर जाके, और उन्हीं के वोटों से वो आज मिनिस्ट्रियां ले रहे हैं, और उधर उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। खैर, इनका अपना इंटरनल मैटर है, मैं इसके अंदर नहीं आ सकता। जहां तक जनरल कयूम साहब ने बात की, मुझे नहीं पता, जनरल साहब काफी अरसे से मेरे ख्याल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं और मेंबर ऑफ द सेनेट हैं। सर, ये 1 साल पहले आया।
नेशनल असेंबली के ऊपर इसमें डिबेट हुई, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली के अंदर डिबेट हुई, सेनेट के अंदर डिबेट हुई, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिबेट हुई। और ये अगर आप रिजेक्ट कर देते ना तो ये बात समझ आती है, कहीं से भी ये रिजेक्ट नहीं हुआ है गरीदा, ये लैप्स हुआ है। 90 डेज के अंदर ही उसके ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं कर सके। पर मेरा ख्याल है जी, क्या आप जवाब मुकम्मल कर लें फिर ब्रेक लेती हूँ जी, ब्रेक लेने मेरा तो ऐसे ही आज आप बहुत बोले हैं, बहुत तकरीरें की आज आपने, इसलिए आप फुल फॉर्म में भी नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। अली नवाज अवान साहब को चाय और पानी पिलाते हैं, जनरल साहब से सवाल लेते हैं, जवाब लेते हैं कि कहीं पर भी ये रिजेक्ट नहीं हुआ था किसी भी स्टैंडिंग कमेटी वगैरह में, और आजिज धामरा से भी सवाल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंज करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली नवाज अवान साहब, सेंटर आजिज धामरा साहब और जनरल अब्दुल कयूम साहब मौजूद है। जनरल साहब, अली नवाज अवान साहब बात तो वैलिड कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से हुकूमत ये बिल लाने की कोशिश कर रही है इंतखाबी इस्लाहात का, बार बार आपको दावत देती है। वजीर आजम साहब ने खुद बार बार जो है दावत दी, ट्वीट्स करके दी, बयानात करके दी, पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज दी, लेकिन हर मौके पे अपोजिशन ने बीच में रखना डाला। तो अब मसला हुकूमत का तो नहीं है ना, मसला तो आप लोगों के अपने रवैये का था। देखें, ये तो लेजिस्लेशन का एक प्रोसीजर है ना। जैसे मैंने कहा कि आपका नेशनल असेंबली से बिल आया सेनेट में, तो अली भाई ठीक कह रहे हैं कि वहां आई एम श्योर ये कमेटी को रेफर हुआ होगा, कमेटी ने इसको देख के फिर हाउस को रेफर किया होगा, और फिर उसके बाद आगे एक्शन अगर नहीं हुआ तो इनका तो ये कहते हैं ना, हमारी वहां चेयरमैन इनका है, इसका मतलब है इनकी मेजॉरिटी भी वहां है कि चेयरमैन अगर जेन्युइन है वहां तो फिर इसको पास करके वो उनको भेजना चाहिए था, या विद रिकमेंडेशंस के ये करना है। तो मकसद ये है कि और फिर इन्होंने फौरी तौर पे उनको शीशा दिखा दिया, एक हाउस ऑफ फेडरेशन जहां चारों सूबों की नुमाइंदगी है। तो देखना चाहिए कि इसका डिले क्यों है। यानी जो चीजें सेनेट कंट्रोवर्शियल समझती है और वो समझती है कि ये सस्टेनेबल नहीं है इन दी लॉन्ग रन, तो उसके ऊपर उनका एक व्यू पॉइंट होता है। जैसे मसलन मैंने ये वोटर्स की बात की थी कि अगर 40 लाख वोट जो हैं आउट ऑफ 80 या 90 लाख ये जीसीसी में है या सऊदी अरेबिया में है, तो वहां तो पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बैन होता है, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर यूरोप में और अमेरिका में देख लें, अभी गुरीदा वहां जो लोग हैं वो 3rd जनरेशन में नहीं 4th जनरेशन है। हाँ। उनको वहां एक लड़का वहां पढ़ रहा है, उसको क्या पता है कि बेरा में, ये चकवाल में, फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब्दुल कयूम कौन है या दूसरा बंदा कौन है। उन्होंने तो जज्बाती तौर पे, और उन्होंने यहाँ की हार्डशिप भी फेस नहीं की हुई, यहाँ की महंगाई उनके ऊपर नहीं करती, वो वहां की लेते हैं सैलरी भी और सब कुछ, और उनको ये नहीं पता कि यहाँ किस भाव पे दाल बिक रही। आप कैसी बातें करें, पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल करें। अली सुन ले फिर आप इसका जवाब जरूर दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिलीव मी, ये जो जहां लोगों के मसाइब हैं, और विद पर कैपिटा इनकम $1600 से गिर के 1200 पे आ गई, साइज ऑफ द इकोनॉमी आपका $315 बिलियन से नीचे आके 285 या 90 पे आ गया। आपकी महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, आपकी रुपये की वैल्यू कम हो गई। तो ये तो जो मजा चख रहे हैं यहाँ के लोग कर रहे हैं ना। आप अगर अमेरिका में हैं या सऊदी अरेबिया या इंग्लैंड में हैं या स्विट्जरलैंड में हैं या स्पेन में हैं, आपकी यहाँ हार्डशिप ना, आपको यहाँ की सियासत का पता है उस हद तक, लेकिन इवन देन वी रिस्पेक्ट देम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट, क्योंकि उनकी जो रेमिटेंसेज हैं वो हमारी इकोनॉमी की एक ऑक्सीजन है, वो लाइफ लाइन है, और हम चाहेंगे, और उनको यहां आके वोट देने का भी हक है। जो लोग आते जाते रहते हैं उनको कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। और वो, लेकिन अभी ये जो जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि टोटल वहां आप कहां बूथ बनाएंगे, सऊदी अरेबिया आपको कहां इजाजत देगा, यूएई में कहां होगा, फिर एक आइसलैंड में पाकिस्तानी रहते हैं, उधर कौन किसकी पार्टी का, बाहर के अंदर कैसे। सर, पाकिस्तानी सफारतखानों में अरेंजमेंट हो जाएगी ना। हमारे यहाँ पर भी जब अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं या बाहर के मुल्कों के, तो यहाँ के सफारतखानों में लाके जो है वो बॉक्सेस लगते जाते हैं, या ऑनलाइन वो उनका जो सारा वोट का सिस्टम होता है। देखिए गुरीदा, फिर एक पॉइंट उठेगा कि बहुत से एम्बेसडर्स जो हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटी भी होते हैं। अच्छा। और वो उनका ताल्लुक अगर लेट से नून से है या पीपी से है या तीसरे किसी पार्टी से है, तो आप फिर कहेंगे कि देखिए वहां तो वन साइडेड चला है। मेरा मतलब है कि इन चीजों को हल करके बेहतरी की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं है। वैलिड पॉइंट। यानी ईवीएम पूरी दुनिया में
तकरीबन 8 सिर्फ मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहे हैं 200 कंट्रीज में से, 9 ने रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी, और 6 जो हैं वो अभी इस पे कंसिडर कर रहे हैं। ये पिल्ड एक्ट की इंफॉर्मेशन है। हम ये चाहते हैं कि जो चीज बनो दूररस हो। आज आपका 73 का आईन है, भुट्टो साहब ने बनाया, कंसेंसस से बनाया तो चल रहा जनरल है, साहब, वरना कल got your आके इसको point. कोई और कैंसिल कर देगा। गॉट योर पॉइंट जनरल साहब। अली नवाज जमान साहब, बात तो उनकी वैलिड है कि जो एक बंदा बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है वो पाकिस्तान की रियलिटी से, पॉलिटिकल रियलिटी से, हार्डशिप से कट ऑफ है। अच्छा, एक ना लेजिस्लेशन की नून लीग ने 2017 इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत, और उसने कहा कि जो लोग अपने परमानेंट एड्रेस, आईडी कार्ड पे 2 एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक टेम्परेरी एड्रेस होता है। उन्होंने कहा कि आपका जो वोट है ना वो आपके परमानेंट एड्रेस पे चला जाएगा, टेम्परेरी एड्रेस पे नहीं रहेगा। देखिए, एक तरफ ये बात करते हैं, अब जरा मुनाफिकत चेक कीजिएगा, मैं जनरल साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि वो ये कि एक बंदा लाहौर में है और उसका जो गाँव है वो समझे डेरा गाजी खान है, वो तो मुड़ के वहाँ गया ही कभी नहीं, उसने तो इधर आके तो पाकिस्तान में है ना, मेरी बात चाहे तो लाहौर में है, चाहे उसका किसी गांव में घर हो, लेकिन वो पाकिस्तान की रियलिटी को फेस कर रहा है। आर्गुमेंट जो बिल्ड कर लेने फिर आप बीच में सवाल कर लीजिएगा। वो डेरा गाजी खान की उसने हार्डशिप्स देखी नहीं, वो तो लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन में रहता है, शहरी इलाकों में रहता है, उसके मसाइल डिफरेंट हैं, और डेरा गाजी खान के लोगों के मसाइल डिफरेंट हैं। पर वो वोट देने डेरा गाजी खान जाएगा और अपने अपने उस हल्के के बंदे को नॉमिनेट करेगा। अब जो इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानीज को, और कहते हैं खुद ही कि $30 अरब बाहर से आ रहा है जो हमारी इकॉनमी की लाइफ लाइन है, बिल्कुल ठीक बात की है। आपको ये पता है कि जितना इन टच ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ है, वो जो पैसा भेजता है वो गवर्नमेंट को नहीं भेजता, अपने खानदान वालों को भेजता है। उसकी पूरी की पूरी फैमिली इधर पाकिस्तान के अंदर रहती है, उसकी पूरी फैमिली जो इधर हार्डशिप्स है वो देख रही होती है, वो सिर्फ अकेला वहां नहीं होता। इनको सिर्फ डर है और खौफ के ऊपर ये इस तरह की बात कर रहे हैं, और ये लोग ये समझते हैं, मुझे एक बात बताए ना, और जो बंदा इन टच नहीं है पाकिस्तान के साथ वो वोट ही नहीं डालेगा। तो आपको क्या मसला है? आपको कैसे ये लगा कि एक बंदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं, आपने तो वोट का राइट दे दिया ना। अगर मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की हार्डशिप से नहीं जानता, लेकिन वोट देने का तो हक मिल गया ना आज से। बात जरा सुनिएगा, ये तो चॉइस है ना पर्सन की, फिर वोट मैं यही कह रहा हूँ ना, तो वो तो फिर वो चॉइस की तरफ नहीं जाएगा ना पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई हद में बात तो ना हुई ना। मैं यही बात गरीदा में, देखें आपका क्या काम बनता है, आपका एज एन रियासत ये काम बनता है कि आप ओनरशिप देते हैं। आज ओवरसीज पाकिस्तानी को आज ने ओनरशिप मिली है, हम उनके डॉलर्स पे तो एंजॉय करते हैं, इधर से जाके उनके घरों के अंदर तो ठहरते हैं, उनसे अच्छे तोहफे ताइफ तो ले लेते हैं, उनको वैसे तो पूरा करके रखते हैं, पर हम उनको ये राइट नहीं देते कि जाके तुम अपनी मर्जी का, अगर तुम देना चाहते हो वोट, अपनी मर्जी की पार्टी को वोट दे दो। इनके दिमाग में खौफ ये है कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी वो इमरान खान के साथ हैं, इसलिए वो सारे वोट इमरान खान को। तो भाई वो आपकी इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं तो शायद वो आपको वोट दे दें। ये कौन सी बात हुई है? आप इतनी अच्छी ऑपोजिशन कर रहे हैं माशाल्लाह, पीडीएम में रह के, मौलाना फजल रहमान को सीनियर लीडर बना के, 3 बड़ी कैंपेन्स चला के, 3 बड़े आपने रैलीज करके, वो तो शायद आपको वोट दे दें। वैसे ओवरसीज वोटर्स को राइट देने पे ऑपोजिशन का इतना बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है जितना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बड़ा ऑब्जेक्शन है। आरिफ जामरा साहब, किस तरह आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे? ये वहां पर गुफ्तगू हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे माजरत के साथ, ये गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन मैं दरमियान में वो गिनती की धांधे की तरफ जाना चाहती थी। तरीकाकार पे आप लोग किस तरह से, मतलब तरीकाकार एक इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से रिलेटेड है ना, और वही सेनेट का जब इलेक्शन गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको सेनेट ने वापस रेफर कर दिया था पार्लियामान की तरफ। तो किस बुनियाद पे, और क्या जो चीज ज्वाइंट सेशन में या पार्लियामान में जो बिल डिबेट हुआ है या जो बिल पास हुआ है, उसका फोरम पार्लियामान ही है या उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है? देखिए गरीदा, बिल डिबेट नहीं हुआ है पार्लियामेंट में, वो जबरदस्ती इनके जो अराकीन जो अभी कह रहे हैं ना मीडिया पे हमें लाया गया था, उन बेचारों को जबरदस्ती लाया गया, वो भी अनकम्प्लीट थे, कंट्रोवर्शियल बिल हुआ है। आज का दिन सारा पार्लियामानी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो तरीकेकार अडॉप्ट किया गया, स्पीकर का जो रोल था उसने खुद डैमेज किया है अपने रोल को। सर, पीपल्स पार्टी खुद सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे बिलीव करती है, तो यहाँ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या सुप्रीम कोर्ट को आप उस पर? गरीदा वो तो हमारे लायक बैठेंगे, जब वो जो पॉइंट फाइनल होगा तब की बात होगी, ऐलान किया है जरूर हमने। और दूसरी बात, ये सारा जो इलेक्शन प्रोसेस होगा, ये जो मशीनें आएंगी, ये कौन कराएगा इलेक्शन? ये इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कराएगी, इमरान खान कराएगा,
तो इलेक्शन कमीशन का क्या मौकूफ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? रिजेक्ट कर दिया उनको उन्होंने। तो आपने अगले दिन आपने गिरबान में पकड़ लिया था। आपके वुज़रा ने धमकियां दी थी प्राइम मिनिस्टर की ठपकी पे और उनको फिर शाबाश मिली थी। आप तो ये बिल पास होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, एक वजीर आपका कल मिन्नत करके आ गया, नाक रगड़ के आ गया, एक मिनिस्टर अभी नहीं गया। आपने मिनिस्टर के थ्रू धमकियां दी है उस इदारे को जिन्होंने इलेक्शन करवानी है, और उन्होंने सख्त रिजर्वेशन दी है वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। ये सिर्फ मामला अपोजिशन का नहीं है। और अभी जो बात हो रही थी ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपोजिशन ये समझती है कि ये सारे इमरान खान के हामी हैं। अली नवाज साहब अब ओवरसीज पाकिस्तानी इस तरह नहीं समझते, अब वो समझते हैं कि आपने उनकी जेबों पे डाके डाले, आपने जो चंदा लिया उनसे, आपके जो अकाउंट एस अकबर खान केस है, आप डर रहे हैं, आपको खौफ है, आप स्टे पे छुप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं, आप ना छुपे। और आपने जो एक जोड़ी बना के साकिब निसार की प्राइम मिनिस्टर ज्वाइंट अकाउंट है उसका, आप गए ओवरसीज पाकिस्तान पे चंदा जमा कराने के लिए डैम का, जहां पर आपने कहा अरबों रुपए जमा हुए हैं, अब वहां पर 8 लाख रुपए पड़े हुए हैं एक क्वेश्चन हुआ तो ये तो आपने हालत की है ओवरसीज पाकिस्तानियों से। आपने पाकिस्तानियों की सांस निकाल दी है महंगाई से, तो वो तो बेचारे बड़े डरे हुए हैं। मामला ये नहीं है कि वो वोट ना दें, मुझे भी इख्तिलाफ नहीं है इस बात से। इश्यू ये है कि जिस तरह आपने कानून साजी की है, आपने ब्लेंडर किया है, आपने अराकीन आपके खिलाफ सुल्तानी गवाह बन के बैठे हैं, और स्पीकर की कुर्सी को आप पीटीआई वालों ने जिस तरह कंट्रोवर्शियल किया है, ये आपको पाकिस्तानी कौम कभी भी अली नवाज साहब माफ नहीं करेगी। आप भंगड़े डालें, बेशक डालें, आप तकारीरें करें, आप ढोल बजाएं, मगर जाएं गरिदा आइंदा प्रोग्राम जो है आप करें किसी बाजारों का रुख, और वहां पर बैठ के पीटीआई से प्रोग्राम करें, और वहां पर ये लोग कहेंगे बाजार के, अगर इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर के लोग कहेंगे कि जी सिंध में महंगाई है, बाकी इनको हार पहनाएंगे, तो मैं भी आके आपके प्रोग्राम में तालियां बजाऊंगा कि बाकी मुल्क में मामला ठीक है पीटीआई के, और सिंध में बहुत बड़ी महंगाई है। इसी वजह से अली नवाज अवान साहब सिंध की गवर्नेंस का जिक्र कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अली नवाज अवान से सवाल करते हैं। जर्नल साहब और सेंटर आजिज हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ। दर्शक का शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट में अगर चली जाती है ऑपोजिशन, वहाँ से टर्न डाउन हो जाता है, आपका तरीका साजी जो भी आप लोगों ने कानून साजी जिस तरीके से की है, फिर आप क्या करेंगे? हम तो उस पर तो नहीं बात कर सकते कि ये हो जाए तो वो जो हो गया उस पर बात की जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 34 लेजिस्लेशन हुई और ज़बरदस्त जो इजाज़ साहब की लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, बड़ी मज़ेदार लॉजिक दी उन्होंने। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी डर नहीं है आपसे, उन्होंने आपने उनके पैसों पर डाका डाला, और उन्होंने कहा इसलिए डर आप नहीं है और हम वोटिंग राइट हम नहीं देना चाहते। कैसी ज़बरदस्त लॉजिक दी है उन्होंने। वो कहते हैं कि वो आपको देखना पसंद नहीं करते, और देख लीजिएगा आपने वोटिंग राइट दिया ना, वो हमें वोट देंगे पर हम फिर भी उनकी वोटिंग राइट के खिलाफ है। माशाल्लाह क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि कंट्रोवर्शियल है वो लोग जो दामरा साहब अपनी बात पे तो राह करें ना, थोड़ा इजी लिया करें। नहीं अच्छा इजी लिया करें, दामरा साहब अच्छे खासे लग रहे हैं आप टीवी। अली भाई आप भाई है मेरे। आई नो मैंने एस अकबर केस का मैंने हवाला दिया। जी वो उधर 2 केस और भी लगे, उसका भी जिक्र कर देते, पता चल जाता है। उसमें जो हमें कमेटी बैठ गई है और उन्होंने कहा है कि बताए ना आपके पास पैसा कहाँ से है, पीपल्स पार्टी अच्छा सुनते लेना दामरा साहब बड़ी बात तो सुन ले। अच्छा उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल लोग हैं जो लाए गए, जबरदस्ती लाए गए, फोन आए उनको आ गए। यार उन कंट्रोवर्शियल लोगों का क्या ख्याल है जिन्होंने 24 वोट यूसुफ रजा गिलानी को डाल दिए थे, और वो यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे असेंबली में सेनेट की सीट इस्लामाबाद से। लेकिन वहां पर किसी ने ऑन कैमरा आकर तो नहीं कहा था कि हमें जबरदस्ती दिलवाया गया। मुझे सिर्फ ये बता दो कंट्रोवर्शियल नहीं है वो वोट, ठीक है। वहां किसी ने कहा था कि हमें जबरदस्ती दिलवाया गया वोट, या हमें कोई फोन कॉल? मैं ये कह रहा हूँ मेरे 100 बंदे हैं, वोट आपने जीतना 124 में, आप 124 वोट ले लेते हैं, वो जो 24 वोट है वो कंट्रोवर्शियल है कि नहीं? मैं तो सिंपल सी, अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो यूसुफ रजा गिलानी को नहीं होना चाहिए। यूसुफ रजा को भाईजान हम तो बहुत सियासी वैल्यूज की बात करते हैं ना, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं। आप बात करते हैं दामरा भाई, दामरा भाई मेरा गला खराब है लिटरली, मैं कह रहा हूँ आप बारी बारी बोले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, आइन को ओन करते हैं। आपको पता है कि सिंध के अंदर पीएसी का जो हेड है वो अपोजिशन का नहीं है। आपको पता है जो स्टैंडिंग कमेटीज है उसके अंदर अपोजिशन का एक भी बंदा नहीं है।
माशाल्लाह हाई मॉरल ग्राउंड है, इतनी अच्छी असेंबली चलाते हैं सिंध की, और सारे के सारे राइट्स देते हैं, ये पूरी डिवॉल्व कर दी हुई है इन्होंने पावर्स। आपको ये पता है कि वहाँ लेजिस्लेशन 5 दफा आई है सिर्फ कराची के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर कि लोगों को पावर ना डिवॉल्व की जाए। तो यार बात वो करनी चाहिए, यानी कि आपका कौमी असेंबली को बुलडोज करने का जो लॉजिक है, जो आर्गुमेंट है, वो ये है कि सिर्फ असेंबली गरीदा इज नॉट बुलडोज, ऑल द प्रोसेसेस फॉलो। मैं ये कह रहा हूँ कौमी असेंबली में गया, स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी से दोबारा कौमी असेंबली में आया, सेनेट के अंदर गया, सेनेट से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर गया। वो जनरल साहब ने बता दिया था सारा तफसील के साथ कि आप सेपरेटली पहले डिबेट हुई। बुलडोज वो होता है जब आप अमीरुल मोमिनीन बनाने जाते हैं और बुलडोज कर देते हैं, तो एक रात ख्याल आता है कि अगली लेजिस्लेशन लाई जाए या आइन शाइन को पीछे छोड़ा जाए, अमीरुल मोमिनीन बना देते हैं। बुलडोज वो होता है, जनरल साहब को बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट की सजाए याफ्ता आदमी आपका हेड नहीं बन सकता पार्टी का, तो आप बुलडोज कर देते हैं। बुलडोज वो होता है, ये बुलडोज नहीं होता जब सारा प्रोसेस फाइनल हो। एक दिन के अंदर लेजिस्लेशन नहीं, 1 साल लगा है। सजाए याफ्ता वाली लेजिस्लेशन 1 दिन के अंदर आई थी, आपकी अमीरुल मोमिनीन वाली लेजिस्लेशन 1 दिन के अंदर है। ये बुलडोज होता है। तो खदारा हाई मॉरल ग्राउंड ना लिया करें आप दोनों। जनरल साहब जवाब दीजिए, बड़े जबरदस्त पॉइंट रेज किया नवाज अवान साहब ने। जी बहुत अच्छा। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं एक क्लैरिफिकेशन ये देना चाहता हूँ कि अपोजिशन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ मोडालिटीज की हो रही है। अली ने ये कहा कि वो तो पैसे भेजते हैं और उनकी फैमिलीज इधर हैं, तो उनकी जो फैमिलीज इधर हैं उनको पूरा राइट है वोट देने का, और वो पार्टिसिपेट करते हैं वो, और उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि उन्होंने अपोजिशन की किसी पार्टी को देना है या उसको देना है। ये जो अली नवाज अवान साहब ने बुलडोज करने की मिसालें दी हैं मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत से, इसका तो जवाब दे दें जरा। देखिए जी मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें बात यह है कि अगर माजी में किसी जमात ने भी बशमूल मेरी जमात किसी चीज को बुलडोज किया तो खराब किया है। ये तो एक नई जमात आई है ना जिसने ये कहा सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के लिए एक लेजिस्लेशन हुई थी ताहयात कायद रखने की, वो गलत हुई थी। देखें वो उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई थी। पार्टी के अंदर हर तरह की आजादी होती है कि आप अपने तौर पे कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं देखें जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, मैं आपको बता सर जनरल साहब भूल गए नहीं तो वो पास तो नहीं हुई, वो नहीं सर पास हो गई थी सर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फारिग हुई थी। खुदा रहा सर क्या करते जनरल साहब की करते हो। देखे चलो ठीक है ना। अच्छा मैंने इन प्रिंसिपल ये बात की है कि आप जब भी किसी चीज को बुलडोज करेंगे जिसका पोस्टेरिटी पे इंपैक्ट हो और आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो ये चीज अच्छी नहीं है। उसमें कोई पार्टी भी करती है तो ये ठीक नहीं है। और अगर बाजी में कहीं गलती हुई है तो ये कोई जवाब नहीं है कि आप उसको बहाना बना के आज भी उसको आगे करने की कोशिश करें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है जनरल साहब, गॉट योर पॉइंट। धामरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गरीदा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के बिल पे ये जो भी खुशी और झगड़े पीटीआई के इसमें चल रहे हैं ना, ये अंदर से शर्मिंदे हुए होंगे जब इनकी आपस में मीटिंग होती होगी। मैं इनसे सिर्फ ये सवाल करता हूं कि जिस इदारे ने ये इलेक्शन करवाने हैं, इन मशीनों को इस्तेमाल करना है, वो रो रहा है, वो पीट रहा है, वो कह रहा है कि ये चीज मुमकिन नहीं है, और आप उस इदारे को आग लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी नीयत का पता पड़ जाता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है इस सारी नाहली और महंगाई की वजह से कि सिवाय इसके पीछे छुप के आइंदा इलेक्शन को चोरी करने के, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अगर मुतफिक नहीं है तो आप कैसे इलेक्शन कराएंगे? ठीक है धामरा साहब, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। इदारे को आग लगा। अली साहब लास्ट कमेंट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करानी है ना। ये इधर अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के सामने किसने जलसा किया था? मौलाना फजल रहमान ने क्या तकरीर की थी? मुझे याद है मरीम बीबी ने क्या तकरीर की थी, इसी इलेक्शन कमीशन के सामने की थी। यू आर द गवर्नमेंट। अच्छा सर यू आर द गवर्नमेंट। अच्छा जी आप सिंध में, आप सिंध में, आप सिंध में। अच्छा सुने अब मसाइल क्या है नून लीग के और पीपल्स पार्टी के। अच्छा धामरा साहब आपको ये गलतफहमी है कि ये इलेक्शन आपके टाइगर कराएंगे तो ये आपकी भूल है। मैं आप कैंगरू कोर्ट्स कहते रहे हैं, आप कैंगरू कोर्ट्स कहते रहे हैं तो वो क्या ठीक था? वो आप कैंगरू कोर्ट्स कहते रहे, आप ठीक कह रहे थे। धामरा साहब रहने दिया करें ना। आपका मसला बताऊं क्या धामरा साहब? बंगड़े डालें, अच्छा बंगड़े डालें बेशक आज के दिन। आपने जैसे यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट से जीतने पे डाले थे और सेनेट में चेयरमैन के खिलाफ फिर आप रोने लग गए थे। अंडरस्टैंडेबल, ठीक बात है, ठीक बात।
किसने ठीक बात। कराने अच्छा के लिए? धामरा साहब टाइम अली खत्म भाई, हो रहा है, किसने तो कराने? धामरा साहब टाइम खत्म हो रहा है, अली नवाज जमान मैं साहब आपको आप- कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए हाई Quickly, मॉरल sir. ग्राउंड ऑपोजिशन में लेते हैं, देखिए टेस्ट ही ऑपोजिशन में 58-2B जियाउल लगाए तो नवाज शरीफ को अच्छी लगती है, इसहाक खान 58-2B लगाए बेनजीर के खिलाफ तो अच्छी अरे लगती भाई, है। आप तो अगर तब्दीली वाली पार्टी से आप नगारी अपना जवाब देना। यार शो आप खरीदा अपना कर जवाब रही दें कि है आप इलेक्शन कमिशन को धामरा साहब, आग शो लगा रहे खरीदा हैं। कर, अच्छा मैं आपके लगा वजीर रहे हैं, इलेक्शन ठीक कमीशन को ठीक आग लगाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, ठीक। और कुछ कहना है आपने धामरा साहब? ठीक है ना? अच्छा मेहरबानी ठीक है, करें मुझे बस बोल कहने- लेने अच्छा, दें, ठीक है। मुझे धामरा बोलने साहब दें। टाइम खत्म हो रहा है, अली नवाज साहब मैं ये जवाब कह रहा हूँ, मुकम्मल देखिए करें, मसाइल quickly क्या है, जवाब मुकम्मल करें। 58-2B अगर जियाउल लगाए तो वो ठीक है क्योंकि नवाज शरीफ वजीर आला बन जाते हैं, 58-2B इसहाक खान लगाए तो ठीक है क्योंकि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अगर इसहाक खान दोबारा 58-2B लगाए और वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट हो तो वो गलत हो जाती है। जैसे मलिक क़य्यूम की ऑडियो लीक हो तो वो ठीक है, अगर जस्टिस रफीक तारड़ का ब्रीफ केस लेके पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन तबाह किया गया वो ठीक है, उसको नवाज दिया जाता है, उसको सदर पाकिस्तान बना दिया। पर अगर ये काम जस्टिस सईदुल समाद सदीकी करे उसे नवाज दिया जाता है, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी करे और वो कहेंगे PCO जजेस नहीं मानते पर जो वो खत्म हो फैसला गया। दे दें, जी ठीक है। आप बात मुकम्मल कर लीजिए आप आग बात लगा दें, आप भी आग लगा दें, आप भी आगे कैंगरू लगा कोर्ट्स, दें। आप कैंगरू भी फॉलो कोर्ट्स, करें माजी की कैंगरू पॉलिसियों को, क्या कहा था, माजी की कैंगरू कोर्ट्स? पॉलिसियों को आप फॉलो करें और धामरा आग साहब लगा दें। कैंगरू कोर्ट्स होती थी, वो क्या होता था? अच्छा टाइम आप तो फॉलो कर रहे हैं ना, आप तो फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू, सर ये थैंक यू। डिबेट आग करने लगा का दें ना। ये डिबेट करने का आप भी फोरम आग लगा दें। डिबेट करने का फोरम जो है पार्लियामान है, हमारे पास सिर्फ 35-36 मिनट्स होते हैं, तो कोशिश करते हैं दोबारा इस डिबेट को दोबारा अगले प्रोग्राम में आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आजिज धामरा साहब, अली नवाज अमान साहब, जनरल क़य्यूम साहब। आज टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।